नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। धरातल पर उतर रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पहल। उत्तराखंड में टाटा समूह स्थापित करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। रुद्रपुर में 350 एकड़ जमीन का चयन। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। वॉर रूम प्रभारी नियुक्त पार्टी कर रही दोनों सीटों पर जीतने का दावा। नैनीताल हाईकोर्ट का शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस। विभाग के कर्मचारी को इंक्रीमेंट नहीं देने का मामला। 16 अगस्त तक मांगा जवाब। बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री। हर दिन 15,000 से अधिक यात्री पहुंच रहे धाम। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। गढ़वाल और कुमाऊं के 9 जिलों में हल्की बारिश के आसार। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। खबरें विस्तार से। देश के महान क्रांतिकारी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, सैनिक कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे यहाँ पे एक स्मृति दिवस रखा गया है, पूरे भारत में रखा गया है और सिर्फ यही संदेश है कि जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन में राष्ट्र भावना को सबसे ऊपर रखा है, आदर्श राष्ट्र बनाने के उनका एक सपना था। उन्होंने सत्ता के खिलाफ जाकर उन्होंने इस देश को एकत्रित करने का काम किया। कश्मीर के बारे में जो उनकी सोच थी कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आज अगर कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है। परमिट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश में कौमी एकता बनी रहे उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी और उसी पदचिन्ह पे भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी उसी पदचिन्ह पे चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, इस पर हमेशा से कार्य करती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है। संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मंगलौर उपचुनाव के चलते कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मंगलौर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में कहा कि इस बार मंगलौर विधानसभा से करतार सिंह भड़ाना को जिताने का काम करें, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अगर भाजपा का विधायक मंगलौर से चुना जाता है तो 2.5 साल में मंगलौर का चहुमुखी विकास होगा। जो कार्य पिछले 20 सालों से नहीं हो पाए वो इन 2.5 सालों में पूरे किए जाएंगे। जिस प्रकार से अपना एक छोटा सा वार्ड मेंबर का चुनाव जितनी गंभीरता से लड़ती है, वो हर एक चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ में
चाहे वो मेन चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, पूरी गंभीरता के साथ, पूरा संगठन तत्परता के साथ, सजगता के साथ में चुनाव लड़ती है। और रही बात मंगलौर उपचुनाव की, निश्चित रूप से मंगलौर उपचुनाव में अब की बार कमल का फूल खिलेगा। और जिस प्रकार से यहाँ के संगठन का, कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान निकल कर आया है, और जिस प्रकार से संगठन काम कर रहा है, और जिस प्रकार से यहाँ के नेतृत्व लगातार जनमानस के संपर्क में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस प्रकार की कार्य योजनाएं हैं और योजनाएं हैं वो जन जन तक जिस प्रकार से वे लाभार्थी बने, तो हम 100% कह सकते हैं यह उपचुनाव कमल का फूल खिलने जा रहा है। और बड़ी कह सकती हूँ मार्जिन के साथ में हम इस उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जल्द ही दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस बीच होने वाले मुलाकात की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा सत्र के दौरान दिल्ली आने को कहा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री से मिलकर वे केंद्र सरकार की योजनाएं जिनका पैसा अभी लंबित है उस सिलसिले में बात करेंगे और उन पैसों को जल्द से जल्द रिलीज करने का आग्रह करेंगे जिससे उत्तराखंड में कृषि का विकास हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। ग्रामीण विकास व कृषि एक ही माननीय मंत्री जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, लगातार कई वर्षों तक जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, तो मेरे जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण विकास और कृषि उनके पास में है। मैंने दुर्भाषपूर्ण उनको बधाई दी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने सत्र में आने को कहा है। तो निश्चित ही जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका पैसा वहाँ पर लंबित है, चाहे पीएमजीएसवाई की हो, चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की हो, उस संबंध में उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा उपचुनाव के बाद अब उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान सज चुका है। इसी क्रम में सूबे के मुख्य दलों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपना हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है। साथ ही कहा कि न तो उनके पास नेता हैं और न ही नीति है। कांग्रेस पार्टी अपना हर्ष इस लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी है और लगातार 2014 में भी देख चुकी है, 2019 में भी देख चुकी है, 2012 में भी देख चुकी है, 2017 में भी देख चुकी है, 2022 में भी देख चुकी है। कांग्रेस के पास कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है उत्तराखंड राज्य के अंदर, जिसके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है उनकी। इसे निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है, निश्चित रूप से दोनों उपचुनाव हम जीतेंगे और बहुत शानदार तरीके से इन दोनों चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। देहरादून के बड़ोवाला में एक निजी वेंडिंग पॉइंट में भारतीय जनता पार्टी जिला देहरादून ग्रामीण द्वारा कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं राजनीतिक चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता को समर्पित रहा। प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में टाटा समूह अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने जा रहा है। लंबे समय से सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम समेत उद्योग से जुड़े अधिकारी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अब टाटा समूह द्वारा इसे मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही टाटा समूह ने इसके लिए रुद्रपुर खुरपिया फार्म का चयन भी कर लिया है। यहाँ पर करीब 350 एकड़ में टाटा ग्रुप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित होगा।
जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मुहिम धरातल पर उतरती नजर आ रही है। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मुहिम चालू करी थी इन्वेस्टर समिट की, यहाँ पर वो अभी धरातल पर होती नजर आ रही है। इससे हमारे उत्तराखंड का और भी सर्वाधिक विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड का जो एक हम लोग नारा लेकर चल रहे थे कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर हम लोग खरे उतरते नजर आ रहे हैं। और ये जो पलायन की समस्या का हम लोगों ने वादा किया था कि इसको दूर करेंगे, उस पर भी हम लोग खरे उतरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, इसी तरीके से प्लांट्स लगेंगे, कोई किसी चीज के कभी किसी चीज के, तो इससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है और देखा जा सकता है कि उत्तराखंड का विकास होगा। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया की ओर से प्रदेश स्तरीय वॉर रूम प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। वहीं वॉर रूम प्रदेश प्रभारी आशीष नुटियाल ने बताया कि किसी भी चुनाव में वॉर रूम का अपना एक अलग महत्व होता है। वॉर रूम के माध्यम से ही रणनीति तैयार की जाती है। इस बार कांग्रेस वॉर रूम के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करेगी कि किस प्रकार से राजेंद्र भंडारी कुछ घंटे पहले भाजपा को अपशब्द कह रहे थे और अगले ही क्षण भाजपा में शामिल हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि मंगलौर सीट पर भी उनके प्रत्याशी को इस बार जीत से कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो मैं उन्हें निश्चित विश्वास दिलाऊंगा। मैं पूरी लगन के साथ इस दायित्व को निभाऊंगा और हमारा वार रूम का काम होगा। जिस भी हमारे दोनों विधानसभा में जो उपचुनाव हैं, वहाँ की जितनी भी एक्टिविटी गतिविधियाँ होती हैं, जो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा होती हैं, जो भी होती हैं, उनको आगे तक पहुँचाना। साथ में जो भी इनके द्वारा बोला गया है, जितने हमारे विधायक थे, चाहे ये अपने बद्रीनाथ विधायक हैं हमारे भंडारी जी, इन लोगों के द्वारा जो कल तक ये लोग भाजपा की बुराई करते नहीं थकते थे, आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। तो इन बातों को भी जनता तक पहुंचाना होगा कि इन लोगों ने पहले क्या बोला था और आज क्या बोला था। आज ऐसा क्या हो गया कि ये लोग वहां चले गए। सिर्फ जनता को गुमराह करना इन नेताओं का काम रह गया। जनता को गुमराह कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में लखनपुर चुंगी पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर पूरी तरह सरकार दोषी है। देखिए, पूरे देश में पेपरों की जैसे खरीद प्रकोष्ठ चल रही है। आपने देखा होगा, आज से कुछ समय पहले नीट परीक्षा की पेपर लीक हो गया है और पूरे देश के जो शिक्षा अभ्यर्थी है उनके साथ धोखाबाजी हो रही है। तो उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने पुतला दहन कराया है शिक्षा मंत्रालय का और सरकार से चेतावनी दी है, आप पहले तो अपने सिस्टम को सुधारिए। आप देख सकते हैं प्रदेश में कितने बड़ा पेपर लीक का कांड हुआ था और वही चीज़ अब पूरे देश में आ गई है, पूरे राष्ट्र में आ गई है। तो उसका विरोध करते हुए हमने पुतला दहन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस शिक्षा प्रणाली को सही करा जाए और जो ऐसे लोग नुमाइंदे वर्ग के बीच में, सरकार के बीच में बैठे हैं और धांधली कर रहे हैं और जो पेपरों की खरीद प्रकोष्ठ कर रहे हैं, उनको तुरंत सीबीआई जांच करा के जेल में डाला जाए। मसूरी में मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर का 74वां जन्म दिवस मनाया गया। मसूरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा मसूरी शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में टॉम ऑल्टर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और याद किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि टॉम ऑल्टर मसूरी के थे और उनकी कई यादें मसूरी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जहां कई फिल्मों में कई प्रकार के किरदार किए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। टॉम साल 1980 से लेकर 1990 के दशक में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रहे थे। मसूरी का नाम उन्होंने देश विदेश तक पहुंचाया।
मसूरी के लिए उन्होंने, चाहे वो खेल से जुड़े रहे, शुरू से मसूरी में खेल से जुड़े रहे। सिल्वर्टन खेल मैदान काफ़ी क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेली और खेल मैदान की मांग भी उन्होंने लगातार सरकार से उठाई है। मसूरी का जब एक हेरिटेज घंटाघर टूटा तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर एक दिन का मौन व्रत रखा। तो उनका अभिनेता के साथ साथ उनका जो मसूरी के लिए योगदान है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। और वो साहित्य से जुड़े थे, लेखन से जुड़े थे, थिएटर का इससे भी उनको बहुत शौक रहा है उनको। तो उन्होंने मसूरी के लिए जो काम किया है, मसूरी के लिए जो मसूरी का जो नाम किया है, उसको हम समय पे हम सबको याद करना चाहिए। और हाईकोर्ट ने पूर्व के निर्देशों का पालन नहीं करने पर निर्देशक विद्यालय शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत की गई है। राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में कार्यरत प्रवक्ता चंद्र सिंह और अन्य प्रवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2011 में प्रवक्ता पद पर हुई थी। 10 वर्ष की सेवा होने पर उन्होंने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के अनुसार चयन वेतनमान के साथ एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया था। इस बाबत उन्होंने एक प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दिया। हाईकोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण पर डेयरी बनाने के मामले में एसडीएम सदर देहरादून को 20 जून के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की है। कोर्ट ने सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की शनिवार को स्पेशल बेंच बनाई गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति ने अवकाश के दिन मामले की सुनवाई की। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा अग्निशमन और आपात सेवा केंद्र पिथौरागढ़ के नवनिर्मित भवन में विधिवत पूजा अर्चना, हवन कार्यक्रम और नवग्रह पूजन किया गया। फायर यूनिट के नए भवन में कर्मचारियों के रहने हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बैरकें बनाई गई हैं, जिनमें जवानों को घर जैसा सुकून मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन नरेश चंद्र जखमोला, निरीक्षक LIU, प्रभारी फायर यूनिट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत किए गए कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मसूरी के गांधी चौक पर जल निगम द्वारा 6 इंच की लाइन का वॉल्व फट गया, जिससे क्षेत्र में पानी हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जहां मसूरी में कई क्षेत्र पानी को तरस रहे हैं, वहीं जल निगम के द्वारा पेयजल योजना के तहत किए गए कार्य की खराब गुणवत्ता के कारण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हाल ही में डाली गई पाइपलाइन लीक होने लगी है, जिससे कई MLD पानी बर्बाद हो गया है। लोहाघाट हाईवे पर सिंगदा के समीप एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। उसने एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 को रेफर किया गया है। जो महिला है उनके कंधे पे लगी है, बाकी बच्चों के एक छोटा बच्चा जो उसके नाक से खून निकला था और सर पे थोड़ी सूजन आ रखी है। यहाँ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो हमने कर दिया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने CT के लिए रेफर करा है। बाकी जो कंडीशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी बहन के घर में पत्नी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी बहन जब घर लौटी तो फर्श पर खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लक्ष्मी बिहार के रहने वाले हैं, किच्छा के। पहले सुनेरी के रहने वाले थे, फिर किच्छा में लक्ष्मी बिहार में रह रहे थे, अशोक और उसकी पत्नी पूनम।
तो ये पिछले महीने ये पूनम कहीं चली गई थी किसी के साथ, जो अशोक का कहना है, किसी के साथ चली गई थी। तो उसके बाद जब वो 4-5 दिन बाद वापस आई है, तो उसके बाद इनमें पति पत्नी में आपसी जो है विवाद बढ़ गया था। आज भी यही हुआ कि वो घर में दोनों अकेले थे, और जब विवाद वगैरह बढ़ा तो इसने जो है तैश में आके अपने पत्नी का जो है गला काट के हत्या की। उस संबंध में जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो पूरी की जा रही है। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पूरा बद्रीपुरी लगातार जय बद्री विशाल के नारों से, जयकारों से गूंज रहा है। 15,000 से अधिक तीर्थयात्री हर दिन नारायण धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के सिंह द्वार पर घंटों लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून के मसूरी में मसूरी गढ़वाल जल संस्थान ने खुले में सीवरेज छोड़ने और सिविल लाइन पर किचन का सॉलिड वेस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के तहत शनिवार को करीब 1 दर्जन लोगों के पानी और सीवरेज के कनेक्शन काटे गए, जिसके बाद लोगों ने हंगामा कर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। स्थानीय निवासी ने कहा कि पर्यटन सीजन का समय है और ऐसे में गढ़वाल जल संस्थान अपनी सीवरेज परियोजनाओं की असफलता का ठीकरा जनता पर फोड़ना चाहता है। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रॉब्लम है या वो नहीं सही तरीके से किया जा रहा है तो उसके ऊपर वार्निंग दी जाएगी आपको, फिर आपको सेकंड वार्निंग दी जाएगी, तो कुछ समझाया जाएगा कि भाई ये शहरी हित के लिए है। अब इन्होंने आज अचानक ही अपना नोटिस भेज दिए और ये कह दिया कि भाई इसको बंद कर दीजिए और 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया, और साथ में हमारी एक लाइन पे बुज्जा लगा दिया। उनका समय है, पर्यटक इस समय पूरी भरमार रूप से मसूरी में है और पर्यटक की असुविधा मसूरी की छवि खराब करता है, सरकार की छवि खराब करता है। इसके लिए कम से कम विभाग को जांच करके 15 दिन का समय उक्त स्वामी को देना चाहिए, उक्त कनेक्शन उपभोक्ता को देना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। इसके साथ साथ जो जफर हॉल के निवासियों के कनेक्शन काटे गए वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर सीवर ओवरफ्लो की समस्या आ रही थी, आज से हम लोगों ने दोबारा ड्राइव चलाई है, और जिनका फॉल्टी सीवर है, जिन्होंने सीवर में रेन वाटर जोड़ा हुआ है या किचन वेस्ट सीधे डाल रहे हैं और अभी तक हमारे पुराने नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं करी है, उनके आज हम सीवर और पानी के कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है, अभी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन समस्या उन्हीं के एंड से है, वहाँ से बजरी पत्थर ईंट वगैरह आ रही है, दूसरी किचन सॉलिड वेस्ट आ रहा है, जिससे माल रोड पे सीवर बह रहा है और इससे पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम के बामड़ी गांव के मुख्य रास्ते में आजकल कई दिनों से सीवर का गंदा पानी यूं ही बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते बामड़ी गांव के लोगों को हर दिन भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव के मुख्य रास्ते पर हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी मौजूद है। यहां आए दिन तीर्थयात्रियों की लंबी कतार लगी रहती है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर का गंदा पानी लीकेज होने से पूरे बामड़ी गांव में दुर्गंध ही दुर्गंध फैली हुई है। देहरादून में पेड़ों के कटान को रोकने के लिए कई संगठनों ने शहर के मुख्य चौराहा दिलाराम चौक से प्रसिद्ध सेंट्रियो मॉल तक पैदल मार्च निकाला। हजारों की संख्या में पहले लोग दिलाराम चौक के पास एकत्रित हुए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ों को बचाने की शपथ ली। इस पैदल मार्च में स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। सभी ने देहरादून में बढ़ रहे तापमान को लेकर चिंता जताई और इसका मुख्य कारण विकास के नाम पर पेड़ों के कटान को बताया है। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं कि आगे 43 नहीं 45, 47, 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। उसमें जो नुकसान होगा, जो जान माल का नुकसान होगा, वो सहने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार अपने विकास का मॉडल तुरंत बदले।
लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो निराशा है, उसको लेकर के आज देहरादून की सड़कों में इस किस्म का जो सैलाब निकला है, वो निश्चित तौर पर भी किसी भी सरकार को जो है वो चिंतित करना चाहिए। 24 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए। आप ही मुझे बताइए कि क्या कभी आपने देहरादून में इस किस्म की जेंट्री का आप लोगों ने खुद देखा है बाहर आना? तो ये सामान्य तौर पर इस पब्लिक को ऐसा कहा जाता है जो कि अपने घरों के अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज अगर 1000 लोग इस किस्म के यहाँ पर बाहर निकले हैं, ये निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा उनकी नाराज़गी, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी चिंता, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज इस पर्यावरण बचाओ वॉक और आंदोलन के माध्यम से सामने आई हैं। जो हम अभी गलती कर रहे हैं उसका एहसास हमें अभी भी हमें भुगत ही रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुंच चुका है। अगर हम इतने ही पेड़ काटते रहेंगे तो एक समय में 60 तक पहुंच सकता है, और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ह्यूमन लाइफ मतलब होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें आगे पछतावा ना हो और आगे की जनरेशन पे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें अभी से पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम मरने वाले होंगे, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब जाके हमें एहसास होगा कि हमने पेड़ काट के बहुत ज़्यादा गलती करी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।